डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका यूजीसी नेट पेपर एनालिसिस में। आप वेट कर रहे होंगे इस वीडियो का, मुझे पता है, कल मैं नहीं कर पाया। इस अवसर पे सबसे पहले तो आप सबों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना। एक बहुत बड़ा त्यौहार और मेरी ये आकांक्षा है, मैं प्रे करता हूं कि मेरे सभी स्टूडेंट में ज्ञान का दीप जले और आपका जीवन जो है वो जगमगाता रहे। ऐसे ही जैसे रोशनी आज हम करेंगे या कल करेंगे, वैसे ही पूरे जीवन में हमारे सभी स्टूडेंट्स के जीवन में रोशनी हो। यही मैं कहूँगा, रोशनी ज्ञान की, खुशी की, संतोष की और अच्छे जीवन की। तो ओके, शुरू करते हैं 2022 के फेज 2। आपको पता है यूजीसी नेट ने बहुत अजीब सा काम किया है, इतना लेंदी लंबा सा एक फेज। एक तो उन्होंने मर्ज किया कोरोना के चलते दो साइकिल को, और फिर क्या मतलब 4-5 महीने इन्होंने ले लिए। फेज 2 की एग्जाम जो है 11 अक्टूबर को हुई। उसमें दो शिफ्ट में एग्जाम लिया उन्होंने। शिफ्ट 1 के पेपर को मैं इसमें एनालाइज कर रहा हूं। शिफ्ट 2 का पेपर भी मैं एनालाइज करने की कोशिश करूंगा आज या कल तक, जिससे कि आप चैलेंज कर सकें। तो चलिए, आज जो है यूजीसी नेट की 2022 फेज 2 में स्ट्रेस दे रहा हूं। फेज 1 के आप दोनों शिफ्ट के एनालिसिस देख सकते हैं मेरे चैनल पे। शिफ्ट 1 के पेपर को और पॉलिटिकल साइंस डोमेन के जो 100 क्वेश्चन है उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। लेट अस बिगिन। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का करें दौर शुरू में, हमेशा कुछ एक जनरल ऑब्जर्वेशन देता हूं क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन आसान है, पहला ये है कि इजी है। दूसरा ये है कि इसमें मुझे कोई गलती नजर आई नहीं जो ऑफिशियल आंसर की है, मैं नहीं खोज पाया हूं। एक दो थोड़े कंफ्यूजिंग रीजन में है, लेकिन वो जो सेटर चाहे वो ऐसा कर सकता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि कैसे इनकॉन्ग्रुएंसी है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिस्टम में। इनकॉन्ग्रुएंसी मतलब कितना विरोधाभास है। कि अभी डीयूईटी का एग्जाम हुआ था, वो एग्जाम क्या था कि आप बीए ऑनर्स के स्टूडेंट या बीए स्टूडेंट को आप एक सिंपल एमए में एडमिशन के लिए एग्जाम ले रहे हैं। वो एग्जाम का पेपर इस एग्जाम के पेपर से काफी ज्यादा टफ था। इसका कोई मायने होता है क्या? आप एक बीए के स्टूडेंट से वो लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आप एमए पास करने के बाद पीएचडी जो करना चाहते हैं जेआरएफ, उनसे भी नहीं पूछ पा रहे हैं। तो ये एक अजीब सी विरोधाभास हमारे सिस्टम में है। कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। कोई एग्जाम बहुत इजी हो गया, कोई बहुत टफ हो गया। स्टूडेंट को पता नहीं कि किस लेवल से तैयारी करनी है। तो मतलब क्रिकेट की भाषा में कहूं, हमेशा मैं कहता हूं, तो आपको यदि एक ऐसे पिच पे खिलाया जाए जहां बॉल एकदम ठस आ रही है, आप हर बॉल पे चौका मार सकते हो, और फिर अगले ही दिन जो है आपको एक ऐसे मैच पिच पे खिलाया जाए जहां हर बॉल जो है नाक पे आ रही, हेलमेट से टकरा रही, तो वो टूर्नामेंट का क्या हाल होगा? कैसे आप टैलेंट जानेंगे कि कौन सी टीम अच्छी है? ओके, नाउ विद दिस जनरल ऑब्जर्वेशन लेट अस बिगिन। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि केवल आप राइट आंसर पे मत जाइए। देखिए कि मैं किस ढंग से आपको टेक्निक बताता हूं एलिमिनेट करने की, गेस करने की। ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा आने वाले एग्जामिनेशन में, ना कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन जो शायद ही रिपीट होती है, उसके आसपास ही आती है। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आईडी इसलिए है कि आप इसको चैलेंज कर सके। ये आंसर की है, जो सही होगा उसको भी आप देख सकते हैं अपने ऑफिशियल आंसर की में। मैं यहां थैंक्स देना चाहता हूं मेरे स्टूडेंट अभिषेक को, अभिषेक खेतान, जिन्होंने कि ये पेपर मुझे भेजा और आंसर की भी। और मैं आशा कर रहा हूं, प्रियतमा ने मुझे कहा है, प्रियतमा मलिक ने, कि वो भेजेंगी मुझे सिर्फ 2 का आंसर की। उन्होंने भेजा भी था, लेकिन वो उसमें कुछ गड़बड़ थी, तो मैं उनका वेट कर रहा हूं। इन दोनों स्टूडेंट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग थिंकर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन बर्थ ईयर। अब ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा होता नहीं है, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो महान थिंकर थे उनका देखें तो हेनरी फेवल से पहले इसमें कोई आते नहीं है। वॉल्डो, आपको पता है 1971 में ये फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के बाद ये एनपीए लाते हैं, तो वो बहुत बाद की बात है। चेस्टर बर्नार्ड का आपको बुक याद होगा, 1936-37 में ये लिखते थे। फोलेट इन सब के आसपास आती हैं। तो फेवल से आप शुरू कर सकते हैं, तो सी से शुरू होता वही होगा, पहला तो ये है। तो इसीलिए आप इसको हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दिया हमने, 50-50 गेम खेला। अब चूंकि फेवल के बाद जो है वो या तो एमपी फोले आएंगे या चेस्टर बर्नार्ड आएंगे, तो बी या ए आएंगे। अब इसमें देखिए, तो इसमें बी, ए है ही नहीं, इसका मतलब कि कोई कंपटीशन ही नहीं है। बी, डी हो ही नहीं सकता, डी इतना बाद में वॉल्डो है। तो बहुत आसान हो जाता है इसको चुनना, और यही ऑफिशियल आंसर है। व्हाट इज कॉमन इन इलेक्शन सिंबल ऑफ समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी एंड। अब ये जो क्वेश्चन है, ये सब
थोड़ा कॉमन सेंस गेस करने का है। आपको समाजवादी पार्टी से, मुझे पता है कि समाजवादी पार्टी का साइकिल है, अब इसका मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ साइकिल तो कॉमन होना चाहिए, और साइकिल यहां दिख रहा है, तो वाव आपके मुंह से निकल चाहिए वाव, और ये खत्म हो जाना चाहिए यहीं पे। और यहां ध्यान दीजिए कि ये ऑप्शन नीचे है, यहां वाली है, तो ऑप्शन आईडी जो सही होगी वो 3542 होगी। इजी, मतलब इस बेसिस पे केवल कि समाजवादी पार्टी और साइकिल है, तो तेलुगु देशम पार्टी और मणिपुर पीपुल्स पार्टी में भी कुछ ना कुछ साइकिल से रिलेटेड होगा। अरेंज द फॉलोइंग रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज क्रोनोलॉजिकल, ये सब तो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं। इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये 1920s में ही इसकी स्थापना हो गई थी, तो इससे पुरानी पार्टी तो कोई है नहीं, तो बी से शुरू होता हुआ, और ये देखिए कितना आसान है, बी से शुरू होता हुआ केवल एक ही ऑप्शन है, तो फिर सोचना ही नहीं है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि डीएमके 1949 में स्टैब्लिश हुई थी, सी अन्नादुरई। टीडीपी जो है 1980s की बात है, या 80 सब में कभी हुई है, 80s में कह लीजिए, ये एनटी रामाराव ने किया था, और बीजू जनता दल भी बहुत बाद में हुई थी, मतलब जनता पार्टी सबके बाद ये सब टूट के हुई है। तो डेफिनेटली शिरोमणि अकाली दल से पुरानी पार्टी कोई नहीं है, इनफैक्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी, कांग्रेस के बाद ये सबसे पुरानी पार्टी है। आपको यहां पता होना चाहिए कि सीपीआई जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में बनी थी, और कांग्रेस तो सबसे पुराने 1885 में। जनसंघ जो है वो 1951 सबकी पार्टी है, उसके बाद डीएमके आती है, डीएमके उससे थोड़ा पहले आ जाती है, लाइक दैट। तो पार्टीज का जो क्रोनोलॉजी है डियर स्टूडेंट, यदि आप आगे एग्जाम दे रहे हैं तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा कहता हूं पार्टी की क्रोनोलॉजी, मतलब उसका ईयर, फाउंडेशन, उसके कौन फाउंडर थे, उसका सिंबल क्या है, उसके टॉप लीडर्स कौन है, किस रीजन में वो ऑपरेट करता है, और उसकी क्या खास उपलब्धि रही है। जैसे कि टीडीपी के साथ उपलब्धि रही है कि उस लोकसभा में जिसमें राजीव गांधी 415 सीट ले आए थे, उसमें सेकेंड लार्जेस्ट टीडीपी थी। ये एक इसकी उपलब्धि है, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट मौसम जो है, ये मैंने आपको बताया भी, मैंने अपने गाइड में भी दिया हुआ है, ये इंडियन ओशन रीजन से संबंधित है। इतना यदि, और क्यों प्रोजेक्ट मौसम है, क्योंकि मौसम जो है मॉनसून, मौसम वर्ड जो अरबिक है उसी से निकला है, तो इंडियन ओशन से काफी, इसमें अब क्या है प्रोजेक्ट मौसम, ये आप और जाके नेट पे पढ़ लीजिएगा। लेकिन यदि ये पूछा जा रहा है किस से रिलेटेड है, तो बहुत आसान हो जाता है, इंडियन ओशन रीजन से। कौटिल्य की जो थ्योरी है राजमंडला, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, ये फॉरेन पॉलिसी एंड इंटर स्टेट रिलेशंस है, इन सब में कोई, मतलब ये सब लड्डू क्वेश्चन है, सब में कोई सोचने की जरूरत नहीं है। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज एडिटर ऑफ द इंडियन पैराडॉक्स, ये थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि मैरिन वेनियर के बारे में हम लोग काफी पढ़ते हैं। और यहां एक चीज देखिए, कॉमन सेंस है कि इंडियन पैराडॉक्स कोई इंडियन ऑथर नहीं लिख सकता है, क्योंकि ये आप एक ऐसा व्यू नहीं ले सकते कि आप इंडियन नहीं हो। इंडियन पैराडॉक्स कोई फॉरेन ऑथर लिखेगा, तो राजीव भार्गवा, ये सब जो है, ग्रैनविल ऑस्टिन, आपको पता है 2 ही बुक उन्होंने लिखा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन एंड वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस टाइप की बुक है, तो आप उसको भी काट सकते हैं। तो एक ही बच जाता है मैरिन वेनियर बाई इलिमिनेशन। अब यहां पे ये सब एक से, जैसे ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये इसलिए डिफिकल्ट बन जाता है कि इसमें से जो बुक है आपको ठीक से पता नहीं होता कि ये किसने लिखा है, क्योंकि बहुत पॉपुलर बुक्स नहीं है। लेकिन जैसे मैंने जो गेस किया, मुझे पता है कि लिबर्टी पे, इस तरह की लिबर्टेरियन है हयाक, तो उन्होंने लिबर्टी पे लिखा है काफी, सर्फडम एंड मेनी अदर, उन्होंने लिबर्टी पे। तो डी का 4 जो है, लेकिन इससे होता क्या है कि केवल हम 50-50 गेम ही खेल पाते हैं। अभी भी आपको जानना पड़ेगा इसमें से एक, और बहुत आसान नहीं है दूसरा जानना। यहां पे अर्नेस्ट बाकर ने जो है, आप जानते हैं ये शिष्य थे टीएच ग्रीन के, इन्होंने ही जेएस मिल को प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी कहा था, ये सब क्वेश्चन आप जानते हैं। अर्नेस्ट बाकर ने जो है बुक लिखा था प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। मैं मेमोरी से बोल रहा हूं, आप इसको चेक कर लीजिएगा, लेकिन चूंकि एक दिन पहले मैंने ये सब देखा था, तो ये यहाँ पे बी का 3 इसमें है। आसान नहीं है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं डी लगाता जाऊंगा जो डिफिकल्ट होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज ऑथर्ड बाय मैक्स वेबर, ये उतना मुश्किल नहीं है, मीडियम लेवल का। इसलिए मुश्किल नहीं है कि उन्होंने इकोनॉमी एंड सोसाइटी लिखा है, जो बहुत फेमस बुक है मैक्स वेबर की, ये मैंने कई बार बताया। यदि सी को होना ही होना है ऑप्शन में, तो देखिए ये खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, और केवल एक ही ऑप्शन बचता है इसमें सी है। तो किस तरह से इलिमिनेट हो जाता है, मतलब इकोनॉमी एंड सोसाइटी जरूर होना चाहिए, और वो एक ही ऑप्शन में है, वो ए सी। तो आपको जानना ही नहीं है कि ए सही है कि नहीं, क्योंकि वही सही है। और ये जान लीजिए कि द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, तो सोशल एंड इकोनॉमिक, मतलब सोशियोलॉजिस्ट थे, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वेबर लिखते थे। वैसे वो ब्यूरोक्रेसी के फादर माने जाते हैं, आइडियल ब्यूरोक्रेसी। इजी क्वेश्चन बिकॉज इलिमिनेशन टेक्निक के चलते। ये बहुत आसान है, ये इजी क्वेश्चन में आएगा, वेरी इजी लड्डू क्वेश्चन में आएगा
क्योंकि इसमें सभी आप जानते हैं पावर इलीट जो है सी राइट मिल ने लिखा है सी का 1, और सबसे आसान यह है कि सी के 1 से ये क्रैक हो जाता है। अब इससे ज्यादा इजी क्या हो सकता है, मतलब एक आप जाने की पावर इलीट और उसी से आपको जो है ये हो जाता है, मतलब इवन कोई आपका आगे जानने की जरूरत, जबकि सभी इसमें आप जानते होंगे पॉलिटिकल पार्टी जो है वो माइकल, इसी से उन्होंने आर एन लॉ ऑफ ओलिगार्ची दिया है। रूलिंग क्लास, आप इससे यहां से भी आप जान सकते हैं कि बी का 3 है तो मॉस्का ने रूलिंग क्लास की बात की है, और माइंड एंड सोसाइटी तो एक ही बच जाता है, तो माइंड एंड सोसाइटी डी का 4, तो विल्फ्रेड पैरेटो। पैरेटो ने बहुत सारे और चीजें भी कही है, सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स कहा है, लाइन एंड फॉक्स कहा है इलीट को, हिस्ट्री द ग्रेवयार्ड ऑफ इलीट्स कहा है, पैरेटो ऑप्टिमलिटी जो है इकोनॉमिक्स में आपको वो भी जानना चाहिए, रेसिड्यू एंड डेरिवेटिव का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है थॉट्स में, नॉलेज में। Who is not included in 5E approach in policy science? ये कॉमन सेंस क्वेश्चन, यदि आप नहीं भी जानते हैं 5E अप्रोच पॉलिसी एनालिसिस में, यहां पे एक बात मैं आपको याद दिला दूं, हैरोल्ड लैसवेल को याद कर लीजिए, फादर ऑफ पॉलिसी साइंस। पॉलिसी एनालिसिस में तो आप ये तो कह ही सकते हैं कि एविडेंस क्या होगा, ये थोड़ी पॉलिसी जो है वो इफेक्टिव है कि नहीं, इफिशिएंट है कि नहीं, इथिकल कंसिडरेशन है कि नहीं, ये सब तो हो सकता है, कॉमन सेंस है, लेकिन इसमें कोई एविडेंसेस, साक्ष्य की क्या बात होगी, तो कॉमन सेंस से इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि नॉट है। ये सब कॉमन सेंस क्वेश्चन है, कोई जानने की जरूरत ही नहीं है। अब एजर्सन देखिए, यहां पे एक टिप्स भी मैं आपको देना चाहता हूं कि आप दोनों को अलग अलग पढ़िए और सबसे पहले फॉल्स ढूंढिए। रीजन एजर्सन में डियर स्टूडेंट सबसे पहले फॉल्स ढूंढने से आपका लाइफ बहुत आसान हो जाता है। कैसे? प्रेशर ग्रुप्स आर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड तो है ही, अब डायरेक्ट मेथड कैसे कहा जाए, लेकिन चलो ठीक है, सीधा वो लॉबिंग करते हैं, तो इसको आप अभी गोल घेरा मारिए कि सही है कि नहीं, क्योंकि डायरेक्ट लिख दिया है। लेकिन यहां पे देखिए कितना आउटलैंडिश स्टेटमेंट है, दे एस्पायर टू कम टू पावर टू अचीव देयर गोल, नेवर। यही डिफरेंस है प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी में, कि वो इलेक्शन नहीं लड़ते, सीधा जो है पावर को एक्वायर नहीं करते, पॉलिटिकल पावर को। तो ये फॉल्स है। यदि ये फॉल्स है तो आपका काम ही बन गया, क्योंकि ये फॉल्स है तो ये फॉल्स नहीं हो सकता है। रीजन एजर्सन में दोनों एक साथ फॉल्स नहीं होते, इसका मतलब ये सीधा ट्रू है। तो आपने यहां जो घेरा मारा था ट्रू है, और इसमें आपको और आगे देखना ही नहीं है, ये आंसर ही मिल गया। जब ए ट्रू हो और आर फॉल्स हो तो ऑप्शन सी होता है, तो सी ऑप्शन जो भी उसमें कोड होगा वही सही होगा। इजी टिप्स। अब इस एजर्सन रीजन यहां देखिए, अंटिल फिलोसफर्स आर किंग्स एंड प्रिंसेस ऑफ द वर्ल्ड हैव द स्पिरिट एंड पावर्स ऑफ फिलोसफी, cities will never have rest from their evils। ये बेसिकली प्लेटो ने कहा था। उनका कहना था कि या तो फिलोसफर्स को किंग बना दो, या जो किंग्स हैं वो फिलोसफर जैसे बिहेव करे, तभी जो है सिटी एक अच्छा आइडियल गुड सिटी स्टेट बन सकता है। ये क्वेश्चन इसलिए बहुत ही मैं कहूंगा बेकार क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने इस तरह से ये दिया है कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें इन्होंने लिखा भी नहीं है प्लेटो सेड। तो ऐसा स्टेटमेंट तो मैं तो कहूंगा ये अपने आप में क्यों सही है, कोई क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ थोड़ी है कि सूरज पूरब में उगता है। तो ये एक गलत वे ऑफ है इसको, लेकिन चैलेंज करना डिफिकल्ट है, क्योंकि चलो प्लेटो ने कहा, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं इसमें क्या गलती नहीं थे। अब यहां है द रिपब्लिक एम्ड एट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ इन ए स्टेट परफेक्टेड बाय जस्टिस एंड गवर्नड अकॉर्डिंग टू द आइडिया ऑफ गुड। ये ठीक है, ये एकदम बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। और ये भी यदि प्लेटो ने कहा है तो उस प्लेटो ने कहा ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है कि नहीं कोई नहीं जानता। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाए, चलिए मतलब इसको भी ट्रू कह लीजिए, बट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अब ये इससे जुड़ा हुआ है कि नहीं, ये भी उतना ही ये है, क्या रीजन इसको एक्सप्लेन करता है कि नहीं। यदि प्लेटो के बात को ले तो रीजन करता है, तो फिर ए होना चाहिए। इन्होंने बी कहा है, तो ये पूरा क्वेश्चन चाहे आप तो चैलेंज कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि आप थोड़ी हिम्मत करें तो इसको चैलेंज भी कर सकते हैं। आप ये कह के चैलेंज कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू नहीं है, क्योंकि ये प्लेटो ने कहा था, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ एज सच नहीं है। यदि हम प्लेटो आपने लिखा ही नहीं है, इसलिए हम इसमें कंफ्यूज हो गए, और यदि इसको ट्रू माना जाए तो फिर ये एक्सप्लेन भी करता है। तो ऐसा आप चैलेंज कर सकते हैं, देख लीजिए। Who among the following defined socialism as a chameleon, मतलब जो अपना रंग बदलता है गिरगिट की तरह, which changes its color according to its environment। तो ये किसने कहा था? चलिए ठीक है, राम से म्यूर ने कहा है। जो पूरा स्टेटमेंट है मैंने यहां दे दिया है, बहुत मजेदार इनका पूरा स्टेटमेंट है सोशलिज्म के बारे में, पढ़ लीजिएगा।
डिफिकल्ट, ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन। ए सिविल सोसाइटी, बट ऐसे बहुत कम मिलेंगे आपको, इसमें 10 डिफिकल्ट क्वेश्चन केवल मिलेंगे। ऑर्बिट तो शायद 1-2 ही है, तो बहुत ही इजी डायरेक्शन में क्वेश्चन हो जाता है। यदि 100 में से केवल 10 डिफिकल्ट क्वेश्चन हो और ऑर्बिट इतने कम हो, इजी पेपर। ए सिविल सोसाइटी इकोसिस्टम यूजुअली इंक्लूड विद इन इट्स एम्बिट। सिविल सोसाइटी कौन है? जो स्टेट नहीं है, मतलब गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट या गवर्नमेंट नहीं है, मार्केट नहीं है, बिजनेस एंड मार्केट नहीं, जो भी बाकी बचा वो सब सिविल सोसाइटी है। तो इसमें आप देखेंगे तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है, ऑनलाइन ग्रुप्स भी हैं, रिलीजियस लीडर को भी आप कर सकते हैं, लेजिस्लेचर नहीं कर सकते, लेजिस्लेचर जो स्टेट का ऑर्गन का पार्ट हो जाता है। तो आप इसमें ए बी सी तीनों कह सकते हैं। Who among the following authored Black Skin White Mask? ये जो है फ्रेंच फैनन की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, जो जरूर आपको जानना चाहिए। आप जानते भी होंगे, हर जगह मेरे गाइड से लेकर हर जगह मिलता है। इजी क्वेश्चन। इसको क्रोनोलॉजिकल सजाना बहुत आसान है, बहुत इजी है, क्योंकि सबसे पहले नॉन कॉपरेशन होगा मूवमेंट इसमें से। टोटल रिवॉल्यूशन तो जेपी ने किया था, तो बी से स्टार्ट होता हुआ 2 है, तो आप 50-50 गेम आपने खेल लिया। अब उसके बाद देखिए सिविल डिसोबीडियंस हो गया, क्विट इंडिया तो 1942 में हुआ था, तो बी के बाद सी होगा, तो ये हम मिल जाता है आपको। ओके, तो यहां पे बी सी दोनों ही है, इसलिए इससे भी आपका काम नहीं बना और होना भी नहीं चाहिए, बहुत आसान है। तो नेक्स्ट चलेंगे, तो डी सबसे बाद में हुआ है, डी इसमें बाद में है, तो ये सही है। अब यहां ये रीजन रिजर्वेशन 913 में, इंडिया हैज ए हाइब्रिड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब यहां इसको आप गोल घेरा मारे, पता नहीं ये क्या कहना चाहते हैं हाइब्रिड सिस्टम गवर्नमेंट, लेकिन द रीजन को पढ़ते हैं तो यहां एक्सप्लेन कर रहा है रीजन इसको। द हाइब्रिड सिस्टम कंबाइंस 2 क्लासिकल मॉडल, द ब्रिटिश ट्रेडिशन एंड अमेरिकन प्रिंसिपल। तब सही है, इसको एक्सप्लेन तो कर ही रहा है और अपने आप में ये सही है। यदि ये सही है तो ये भी सही है, तो फिर ए हो जाएगा, तो ये ठीक है। यहां देखिए स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है, दोनों फॉल्स हो सकते हैं। पहला होता है इसमें ऑप्शन की दोनों सही हैं, दूसरा होता है दोनों गलत हैं, और तीसरा होता है पहला सही है दूसरा गलत, और उल्टा होता है लास्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है यूएन हैज डिफाइंड 12 पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। ये अपने आप में ही फॉल्स है, क्योंकि यूएन ने जो है ये नहीं कहा था, उन्होंने 8 कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, यहां पे 8 कैरेक्टरिस्टिक। आप इसको पढ़ लीजिए, मतलब अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव, इफेक्टिव, एफिशिएंट, इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड लाइक, ये सारे चीजें इसमें होते हैं। 12 जो है कुछ यूरोपियन कमिटी, कुछ थी काउंसिल, उन्होंने 12 कहा था, तो ये फॉल्स है। और एसडीजी 14 इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इंप्रूवमेंट इन गवर्नेंस। इनफैक्ट जो 17 एसडीजी है उसमें गवर्नेंस इंप्रूवमेंट है ही नहीं टारगेट में, और जो 14 एसडीजी है वो लाइफ बिलो वाटर की बात करता है, इसलिए ये भी फॉल्स है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, मतलब या बी कह लीजिए, जिसमें कि दोनों फॉल्स होते हैं। थोड़ा मीडियम, ये मीडियम है या मीडियम से डिफिकल्ट की तरफ। इसमें से ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्कीम इस गवर्नमेंट ने, जो अभी 8 साल से चल रही है बीजेपी गवर्नमेंट ने, लॉन्च किया है। तो आप इसमें देखेंगे तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तो जरूर लॉन्च किया है, और मेरी पॉलिसी मेरा हेल्थ भी, मेरा हाथ भी किया है। ये बेसिकली फसल बीमा योजना है, जो कि सीधा उनके घर में डिलीवरी की जा रही, किसानों को कहीं जाके लेना नहीं है। बाकी सब देखेंगे तो ये तो नाम चेंज किया गया, पहले इंदिरा आवास योजना था, अब उसको पीएम आवास योजना कर दिया गया। किसान न्याय योजना कर कुछ नहीं है, किसान सम्मान निधि योजना है, तो ये दोनों नहीं है, तो सी एंड ओके। तो इसमें जो है, चलिए इसमें ए को भी ये मान रहे हैं, जबकि ये, चलिए ठीक है, मतलब नई बोतल पुरानी शराब वाली बात कह सकते हैं, लेकिन हाँ प्रधानमंत्री चूंकि लगा हुआ है तो नई योजना आप कह सकते हैं। इसमें कुछ इन्होंने चेंज भी किया होगा इंदिरा आवास योजना से चेंज करके, तो ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं चूंकि सी एंड डी, तो आपको फोर्सिबली एक और को अपनाना पड़ेगा, तो वो आप ए ही अपनाएंगे, तो इसीलिए ए सी डी होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। टाइप ऑफ पॉलिसीज प्रपोज बाय थियोडर लेवी, ये तो अभी इतनी बार अब हॉन्ट आपको कर रहा है हर एग्जाम में, ये थियोडर लेवी का जो 4 है, डिस्ट्रीब्यूटिव, रीडिस्ट्रीब्यूटिव, रेगुलेटरी, कंस्टिट्यूएंट, ये आपको पूछा जा रहा है। तो ये ए और बी बहुत आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो थियोडर लेवी के जो 4 हैं उसको जरूर याद कर लीजिए। इसमें से देखिए कौन सा गलत मैच्ड है। देखिए इस एग्जाम में अगेन एक टिप्स मैं आपको बताना चाहता हूं। हम लोग जानते हैं कि बेका जो है, यदि आपने थोड़ा अच्छे से तैयारी की है यूजीसी नेट की, तो बेका आपको पता होगा 2020 में आई थी। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक एक्सचेंज कॉर्पोरेशन। तो ये डी गलत हो गया, तो डी इसमें है तो गायब हो गया। अभी इन दोनों में देखिए यही 2 सही बचे, 50-50 गेम। इसमें बी कॉमन है, इसका मतलब बी सही, अपने आप में बी सही हो गया, तो उसको छोड़ दीजिए। अब है कि ए या सी में से एक हमको देखना है सही है। सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट और डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव 2020,
इन दोनों में यदि आपको कंफ्यूजन भी है, जैसे मुझे भी कंफ्यूजन है, तो आप इसको चुनेंगे कि 2008 में न्यूक्लियर डील हुई थी तो उससे रिलेटेड कुछ एक्ट पास हुआ होगा, तो इसलिए ए ज्यादा प्रोबेबल है। तो ए और बी इसको चुनना ज्यादा सही लगता है यदि आपको गेस करना है। वैसे मैं मेमोरी से भी बोल रहा हूं, थोड़ा इसको चेक कर लीजिएगा, यही इसका सही आंसर होना चाहिए। ये बहुत आसान है, ये मैंने आपको बताया है कि ट्रेड यूनियन हो चाहे स्टूडेंट यूनियन हो, वो किस पार्टी से अटैच है ये जरूर देख लीजिएगा। मैंने आपको बार बार बताया, मैंने अपने गाइड में दिया भी है। तो इसमें आप देखेंगे भारतीय मजदूर संघ जो है वो बीजेपी या राष्ट्रीय संघ स्वयं से संबंधित है, और इनकी जो आपको पता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है इनके जो है स्टूडेंट यूनियन है। इसी तरह से आप देखेंगे तो एटक जो है वो कांग्रेस की है, C2 जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की है। तो ये सब चीजें हम लोगों को जानना चाहिए, स्टूडेंट यूनियन प्लस ट्रेड यूनियन किस पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो बी का चूंकि 4 है और आपको इसी से ये क्रैक हो जाता है, इतना आसान है कि इससे ये क्रैक हो जाता है। अब इससे देखिए ए का 2, तो यहां आप नॉलेज बढ़ा लीजिए कि ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन जो है ए, ये 2, तो ये जो है इससे जुड़ा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी ML से जुड़ा हुआ है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक जिसको बोलते हैं C, तो C3 से जुड़ा हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस से, इंटक। लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन जो है वो 1 से जुड़ा हुआ है, DMK से जुड़ा हुआ है। तो आप इसको और नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपका काम केवल एक ही जानने से चल जाता है। इजी क्वेश्चन। अब यहां पे देखिए एक स्टेटमेंट है, UNO प्रोक्लेम्ड, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रोक्लेम्ड इंटरनेशनल योगा डे थ्रू द रिजोल्यूशन इतना। अब योगा डे इतना पॉपुलर है, ये एक ऐसा करंट इवेंट, और 21 जून को मनाया भी जाता है, तो उस बीच में ये पेपर भी सेट हुआ होगा, तो ये थोड़ा सा आपको गेस कर सकते थे आप, उसे डिफिकल्ट है इसका याद रखना। अब इसमें पूछा जा रहा है किस साल ये अपनाया गया, तो ये तो और भी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये 2014 में इसको अपनाया गया था। ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बस एक बार याद कर लीजिए, कहीं आ गया तो मुस्कुरा सकते हैं। ये और भी डिफिकल्ट है कि माइकल ऑक्सफोर्ड का जो है, जो कि एक हिस्टोरिकल अप्रोच अपनाते हैं, कंजर्वेटिव हैं, उन्होंने इसमें से कौन सा बुक नहीं लिखा है ये जाना। तो ऑक्सफोर्ड के बुक जनरली आप नहीं एग्जाम में जानते, इसलिए ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो इसमें उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड नहीं लिखा है, जो कि एडमंड बुर्क ने लिखा है। बाकी उन्होंने लिखा है तो आप बस याद कर लीजिए, सब डिफिकल्ट क्वेश्चन है। Which of the following characterizes rational choice institutionalism as a new institution approach in comparative politics? ये एक क्वेश्चन है जिसमें मैं आपके लिए भी कुछ थॉट छोड़ के जा रहा हूं। देखिए इसमें से ए बिल्कुल सही है कि इट एक्सप्लेन्स इंटरेस्ट बेस्ड मोटिवेशंस ऑफ पॉलिटिकल एक्टर। रैशनल चॉइस क्या है कि एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कैसे होती है, वहां जो इंडिविजुअल्स हैं वो सब सेल्फ इंटरेस्टेड है, अपना यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशनल नॉर्म ऐसा होता है कि उनको फिर भी एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जो लगभग सबके लिए भले के लिए हो जाता है। इसीलिए हमें इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स जो है, रूल रेगुलेशन को बहुत ध्यान से हमें गढ़ना चाहिए, जिससे कि इंडिविजुअल का जो स्वार्थीपना है वो इंटरेस्ट को हार्म ना करे। ये रैशनल चॉइस न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है। तो ए तो सही है, तो ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब लेकिन देखिए इसमें सी कभी नहीं होगा। इट एक्सप्लेन्स कल्चरल कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टीट्यूशन, ये कल्चर से इसका नाता नहीं है, तो सी को गायब कर दीजिए। तो ये गायब हो गया, लेकिन फिर भी 2 बचा है, इसमें ए बी कॉमन है, तो अब केवल हमको देखना है कि डी सही है कि नहीं है। और ये इट फॉलोज ए डिडक्टिव अप्रोच, ये मैं कन्विंस नहीं हूं कि ये क्यों डिडक्टिव अप्रोच फॉलो, और इसका ऑफिशियल आंसर है कि डिडक्टिव अप्रोच भी फॉलो करता है। तो इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा हूं, आप और रिसर्च कर लीजिए तभी इस पे चैलेंज कीजिए। इसका ऑफिशियल आंसर ए बी डी है। ये तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म दीनदयाल उपाध्याय के साथ जोड़ा जाता है, मैंने कई बार बताया है। ए का 2 और इससे जो है ये इसी से सोलली क्रैक हो जाता है, तो फिर बाकी को आप मैच कर लीजिएगा तब आगे बढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पीटर ड्रकर? अब ये भी डिफिकल्ट ये सब क्वेश्चन है कि इसमें से कौन नहीं है। तो ये इसका ऑफिशियल आंसर है कि उन्होंने स्मार्ट जो है ये टर्म को क्वाइन नहीं किया था। बस आप मान लीजिए जो वो कह रहे हैं, अदरवाइज और रिसर्च करना है तो कर सकते हैं। Which among the following is not included in classification of interest group? आपको पता है 4 टाइप के इंटरेस्ट ग्रुप एलमंड ने दिए थे, इंस्टीट्यूशनल, नॉन एसोसिएशनल, एसोसिएशनल, एनोमिक। तो उसमें नॉन इंस्टीट्यूशनल नहीं है, नॉन एसोसिएशनल जरूर है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी, वेरी वेरी इजी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ये भी आसान क्वेश्चन है। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है नरेंद्र मोदी जी के टाइम में है, तो ये गलत है। तो बी को, अब इसमें क्या है, विच ऑफ दिस इज करेक्टली मैच, तो बी नहीं हो सकता, ये गलत है। तो यदि नहीं हो सकता है बी, तो बी को निकाल दीजिए, तो ये निकल गया। अब आप देखिए क्या हो सकता है, ए जरूर होना चाहिए, तो ए इसमें है तो इसको निकाल दीजिए। अब आपको केवल दो ही बचा, ए डी सी डी। तो अब ए सी और ए डी, तो आपको केवल ये देखना है कि सी और डी में क्या सही है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी तो इनका सही है, लेकिन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक कुआलालंपुर में नहीं, ये बीजिंग में बेस्ड है। इसके बारे में जान लीजिए, ये चाइना के द्वारा प्रपोज था और इसको यूनाइटेड नेशन और सभी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सपोर्ट किया। इसमें 105 मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में है और ये IMF वर्ल्ड बैंक के बाद अब तीसरा सबसे उभरता हुआ इंटरनेशनल बैंक है। तो इसीलिए डी जो है वो गलत है, तो डी जिसकी इसमें है तो ये भी खत्म हो गया, तो ए एंड सी इसमें केवल सही है। Who among the following identified two types of inequality, natural and conventional? ये हम लोग सभी जानते हैं कि रूसो इस टाइप का उन्होंने थॉट रखा था। रूसो से बहुत दो आसान क्वेश्चन है। मतलब नेचुरल इनइक्वलिटी क्या है, जो स्टेट ऑफ नेचर में है, जहां पे कि हर आदमी जो है उसकी कैपेबिलिटी, उसकी मेंटल फिजिकल कैपेबिलिटी अलग अलग है, लेकिन वो इवन आउट हो जाता है, उससे कोई समाज में कोई ऊंच नीच नहीं आता है, कोई किसी फैकल्टी में स्ट्रांग, कोई किसी में। लेकिन जब कन्वेंशनल इनइक्वलिटी आती है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बेसिस पे आती है, वो ऐसा होता है कि समाज में हायरार्की पैदा करता है, स्टेटस पैदा करता है। कुछ लोग हैव होते हैं, कुछ हैव नॉट होते हैं, कुछ अमीर, कुछ गरीब, कोई कुछ कैपिटलिस्ट, कुछ लेबर, कोई सत्ता में, कोई मासेज। तो ये रूसो का कहना है। प्राइवेट प्रॉपर्टी सबकी जड़ है, इनइक्वलिटी की जड़ है। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल दैट प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू कम्स अंडर द इसेंशियल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉमन सेंस क्वेश्चन, यदि आप इन सब के बारे में जानते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई है रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। SR बोमई केस 1994 में हुआ था, जिसमें कि फेडरलिज्म का क्वेश्चन आया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट 356 क्यों इतना लगाती है, इससे नाता नहीं है। गोलकनाथ केस में तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बात ही नहीं थी, तो उसको हटा दीजिए। मिनर्वा मिल केस दूसरा ऐसा केस था जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात आई थी। पहली बार 1973 में केशवानंदा भारती में आई थी, लेकिन वहां पे कोर्ट ने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर में क्या क्या आते हैं। मिनर्वा मिल में थोड़ा बहुत उन्होंने एक्सप्लेन किया, जिसमें जुडिशियल रिव्यू को भी किया। इंदिरा स्वामी केस का तो क्रीमी लेयर से मामला, इसलिए कॉमन सेंस से आप मिनर्वा मिल को चुन सकते हैं। वैसे अभी भी पूरी तरह से कोई लिस्ट नहीं डेजिग्नेटेड है, लेकिन लाइक फेडरलिज्म है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, प्रियम्बल है, सेकुलरिज्म है, ये सबको माना जाता है कि हमारा बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर BR अंबेडकर पेपर स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज, ये सिंपल इजी कॉमन सेंस क्वेश्चन है। अब ये स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज, स्मॉल होल्डिंग का मतलब तो खेत में ही होता है ना, तो एग्रेरियन छोड़ के क्या होगा। ये पूछ रहा है किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये कह रहा है पॉलिटिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, कल्चर। मतलब इतना आसान क्वेश्चन ये UGC लेवल का क्वेश्चन है नहीं। इंडियन एग्रेरियन सिस्टम, ठीक है। और क्या हो सकता है स्मॉल होल्डिंग, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर वही होते हैं जो बहुत स्मॉल होल्डिंग रखते हैं। ये हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वाज ए पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर, ये इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि इंदिरा गांधी के टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ने जो है विस्फोट किया था, इसलिए ये 50-50 क्वेश्चन, आप दोनों में गेस मार सकते हैं। इन्होंने कहा इंदिरा गांधी, ठीक है, मतलब कहा है तो कहा है, दोनों ही हो सकते हैं। आई डोंट नो किस बेसिस पे कहा है, किसी ऑथर ने इस टाइप का कहा होगा, उस बेसिस पे कहा है, बट यू कैन नॉट चैलेंज। अरेंज द फॉलोइंग कोवेनेंट्स ऑन राइट्स इन क्रोनोलॉजिकल, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कई बार आपको जब राइट्स पढ़ाया तो मैंने कहा उसका थोड़ा सा ईयर देख लीजिए। जैसे सबसे पहले 1948, इससे पहले तो कुछ हुआ नहीं है इसमें, आपको पता है कि ये 1966 में हुआ था, दो जो है ICCR एंड अदर्स। उसके बाद आपको जो पॉलिटिकल राइट और कन्वेंशन ह्यूमन राइट, तो डी से शुरू होता हुआ देखिए इसमें कौन है, एक ही है। मतलब इससे आसान क्या हो सकता है कि मतलब एक ही है ही, आपको कोई चॉइस ही नहीं है, तो इजी हो गया। आप इसका क्रम देख लीजिए। अब यहां भी हमको अरेंज करना, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब भी लड्डू टाइप क्वेश्चन है। उसका कारण क्या है, ये कहते हैं कि केवल यही नहीं, इस टाइप के और भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आर्टिकल 19 का भी एक था कि आर्टिकल 19 में बहुत सारे फ्रीडम है, तो पहले कौन फ्रीडम है, बाद में कौन है, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच सबसे पहले है। उसी तरह जो आर्टिकल 25 में बहुत सारे रिलीजियस फ्रीडम की बात है, उसमें पहले कौन आता है, बाद में कौन आता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन
प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन रिलीजन। इससे पहले कुछ भी नहीं है उसमें। यदि आपने कर्सरी भी पढ़ा है तो आपको पता होगा, और सी से शुरू होता हुआ केवल एक ही है, इसलिए ये लड्डू क्वेश्चन बन गया। बाकी आपको जानना भी नहीं है कौन। यदि ये टफ क्वेश्चन होता तो सी सब में होता और फिर आपको अरेंज करना पड़ता। अब ये तो और भी लड्डू क्वेश्चन है। आप मतलब हॉब्स को आप एब्सोल्यूटिज्म से मिलाइए तो ए का जो है 4 और उसी से एक क्रैक हो जाता है। इतना आसान क्वेश्चन, उसके बाद तो फिर आप बस मैच कर लीजिए, देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज पब्लिश इन नीति आयोग। यहां पे थोड़ा वो कॉमन सेंस लगाना होगा। जैसे आप देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर लाती है, वो नीति आयोग नहीं लाती है। बजट के एक दिन पहले जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको रिलीज करती है। इसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट की भी जो ये सब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो लाती है। नेशनल सैंपल सर्वे भी जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट हमारा है एनएसएसओ बोलते हैं वो करती है। तो केवल एक ही बच जाता है। मतलब बाकी इसमें आपको मतलब केवल ये जानना है कि ये सब नहीं करती है नीति आयोग। यदि आप थोड़ा बहुत इंडियन पॉलिटी को जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये सारे रिपोर्ट अलग अलग मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट लाते हैं। In which of the following books politics Aristotle justifies slavery? ये एक अर्बिट क्वेश्चन है, क्योंकि अब ये जानना कि उसमें बुक 1, बुक 2, बुक 7, बुक 8 है, उसमें से किस बुक में स्लेवरी है, किस बुक में जस्टिस की बात है, किस बुक में कॉन्स्टिट्यूशन का, इतना डीप यदि आपको नॉलेज है, यदि आपने याद किया तो ठीक है, अदरवाइज ये बुक 1 इसका आंसर है। जो कह रहा है उसको याद कर लीजिए, मतलब मान लीजिए। अर्बिट क्वेश्चन, बहुत कम अर्बिट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जॉन रॉल थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये थोड़ा सा वो कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन यदि मैंने यहाँ पे नेट से लेकर के दिया, यदि आप इसको पढ़ लेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। जहां जॉन रॉल इससे वहीं से ये पिकअप भी किया गया है। जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही है। तो एज जिसमें भी वो सही होगा तो ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा। अब इसको हटा दीजिए। अब यहां है कि क्या ABCD है, तो क्या सभी सही इसमें हैं? तो दूसरे देखते हैं। जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस। चलिए गोला मार लेते हैं। In a just society, the rights secured by justice are not subject to political bargain. ये बिल्कुल सही है। आप इसको और थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए, इस लाइन को भी पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए उनका ये कहना है कि जस्टिस कोई निगोशिएबल नहीं है। यदि कोई भी रैशनल अप्रोच अपनाएगा ना, कोई सेल्फ इंटरेस्टेड स्वार्थी व्यक्ति भी, यदि उसके आंख के ऊपर पर्दा हो, उसको पता नहीं हो कि अमीर है, गरीब है, ऊंची जाति, नीची जाति, कैपिटलिस्ट है, वर्कर है, इंडोर्ड है, या दरिद्र घर में पैदा हुआ है, मर्द है, औरत है, कुछ पता नहीं है, तो वो वही जस्टिस का थ्योरी अपनाएगा, जस्टिस एज फेयरनेस, जो कि रॉल ने कहा है। क्योंकि उसको डर होगा कि भाई यदि हम गरीब है, नीचे तबके के हैं, तो कुछ तो हमको मिले। तो इसलिए वो कोई पॉलिटिकल बार्गेनिंग का क्वेश्चन नहीं है। ना ही इन ए जस्ट सोसाइटी द राइट सिक्योर्ड बाय जस्टिस आर नॉट सब्जेक्ट टू सोशल ऑब्लिगेशन। तो अब यहां पे आप कंफ्यूज ह्यूजली कर सकते हैं, लेकिन इसको आप नकार सकते हैं कि सोशल ऑब्लिगेशन तो है। जो जस्ट सोसाइटी में राइट्स जो आपको मिलता है उसके साथ में कुछ सोशल ऑब्लिगेशन जुड़े हो। आप याद कीजिए कि ये जो है मॉडर्न लिबरलिज्म के समर्थक थे। सोशल वेलफेयर, एक दूसरे के प्रति जो सोशल ऑब्लिगेशन होता है, समाज को वो कोऑपरेटिव वेंचर मानते हैं। तो इसलिए इसको आप नहीं ले सकते हैं। तो इसमें ए और सी जो है वो सही होगा, और इन्होंने ठीक ही किया है जो इन्होंने दिया है। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे पर्टिकुलरली ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो राइट को ऊपर रखते हैं कॉमन गुड से, क्योंकि ये कहते हैं कि लॉस ऑफ फ्रीडम फॉर सम इज मेड राइट बाय ए ग्रेटर गुड शेयर्ड बाय अदर। उसको वो नहीं मानते हैं, वो डिनाई करते हैं। ये नहीं कि आप एक आदमी की बलि दे दीजिए क्योंकि 100 आदमी का जान बच सकता है। वो कहते हैं नहीं, राइट्स जो है वो नॉन निगोशिएबल है, अनएलियनेबल है। एक आदमी का राइट्स को भी आपको रखना पड़ेगा। इस बेसिस पे आप नहीं उसका राइट्स को छीन सकते कि कुछ लोगों को फायदा हो रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसको मत मानिएगा कि वो कोई कॉमन गुड के समर्थक थे। वो ट्रू लिबरलिस्ट थे, लिबरलिज्म के समर्थक थे, और निगेटिव लिबर्टी के तौर पे ही वो देखते हैं लिबर्टी को। Who wrote the book The Rise of the Plebeians? प्लेबियन का यदि मायने आप जानते हैं तो आप जानेंगे कि प्लेबियन जो है वो सब अल्टर्न क्लास को कहते हैं, जो नीचे दबे तब के कुचले हुए समाज से को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो प्लेबियन होते हैं। तो अब ये तो इसके बाद आपका जानना बहुत डिफिकल्ट है। पार्था चटर्जी, और इसमें आप कंफ्यूज करेंगे, लेकिन ये इन्होंने लिखा है यहाँ पे। मैंने बुक का पूरा नाम भी दिया है। इसका जो पूरा टाइटल है बहुत इंटरेस्टिंग है, द राइज ऑफ प्लेबियंस, मतलब जो सब अल्टर्न क्लास का राइज इंडियन पॉलिटिक्स में, द चेंजिंग फेस ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब किस तरह से जो है वो लोग अब जो है आ रहे हैं, उस क्लास के लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो क्रिस्टोफर जेफरलिन और संजय कुमार, जो कि अभी भी CSDS उसके डायरेक्टर हैं, वो भी टीवी पे दिखते हैं,
तो इन दोनों ने मिलकर इसको लिखा है इलेक्शन के तौर पे ही किस तरह से चेंज हो रहा है रिप्रेजेंटेशन इंडिया में। डिफिकल्ट क्वेश्चन। यहां देखिए, इन द इवेंट ऑफ ए डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टाइम पीरियड, इसमें यह है कि यदि पंचायत को पहले ही डिसॉल्व कर दिया जाए, 5 साल का टेन्योर है, मान ली 3 साल में कर दिया जाए, तो जो नया पंचायत बनेगा वो फिर 5 साल चलेगा या रिमेनिंग पीरियड में, तो ये रिमेनिंग पीरियड में चलता है। लेकिन मैं मेमोरी से बोल रहा हूं, मैंने अभी कोई देखा नहीं है, तो इसको मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं कि आप इसको चेक कर लीजिएगा, लेकिन यही इसमें सही होगा। Who has coined the word soft power? ये बहुत ही आसान है, आपको कितनी बार मैंने कहा है, जोसेफ ने, इन्होंने बुक भी लिखा है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर क्या है, ये अभी भी डीयूईटी में भी पूछा गया था, इंडिया के सॉफ्ट पावर पे भी पूछा गया था। सॉफ्ट पावर वो है जहां पे कि आप बिना कोएर्सन के, थ्रेट के, बिना फिजिकल वायलेंस या वॉर को यूज किए हुए इंटरनेशनल अरीना में अपनी बात को मनवा लेते हैं। मतलब आपकी ऐसी अच्छी इमेज है, आपका ऐसा अच्छा एक तरह से प्रभाव है दूसरे कारणों से, जैसे कि इंडिया का योगा है, बॉलीवुड है, इसका बहुत पुराना सिविलाइजेशन होना है, स्पिरिचुअलिटी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, डाइवर्सिटी है, ये सब हमारी जो है सॉफ्ट पावर है। अमेरिका का देखेंगे तो उसकी जो फूड, जो पिज्जा एंड सॉरी पिज्जा तो नहीं, बर्गर एंड अदर्स जो है, उसकी ड्रेस जो है ब्लू जीन्स, उसके हॉलीवुड मूवी, उसकी नेटफ्लिक्स, उसका गुड लाइफ, उसका डेमोक्रेसी होना, एक डाइवर्सिटी होना, ये सब जो है उसकी सॉफ्ट पावर है। तो जोसेफ ने, इजी क्वेश्चन, यहां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन चूंकि करेक्ट है तो हमको इनकरेक्ट चलिए ढूंढते हैं एलिमिनेट करने के लिए। बिहेवियरल अप्रोच एम्फेसाइजेस ऑन द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एस्पेक्ट। क्या नाता बिहेवियरलिज्म का डेवलपमेंट एस्पेक्ट से? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेसी या इनसे सीधा नाता तो है नहीं, तो आप सी को निकाल दीजिए। तो सी को निकालेंगे तो ये निकल जाएगी, ये निकल जाएगी, तो अब आपको यही दो केवल बचा, 50-50। इसमें देखिए ए बी कॉमन है, तो ए बी को पढ़िए ही मत, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। केवल ये देखिए कि डी जो है वो सही है या नहीं है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच एम्फसाइजेज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक मेथड एंड मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। ये एकदम जनरल स्टेटमेंट है जो कहता है कि यस ये सही होगा। पॉलिटिकल इकोनॉमी है भी क्या, मतलब इकोनॉमी में पॉलिटिक्स कैसे जो है रोल प्ले करती है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी, ऑल इकोनॉमी इज एक्चुअली पॉलिटिकल डिसीजन। तो ये डी भी सही होगा, तो ए बी डी ज्यादा सही है। When was the Hegel's book Philosophy of Right published? ये एक चैलेंज आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नेट पे जितना भी पढ़ेंगे तो इसका जो पब्लिश्ड तो 1820 में हुआ था, लेकिन इसके बुक में जो लिखा हुआ है कि ये 1821 में पब्लिश हुआ है, ऐसे भ्रामक क्वेश्चन ये नहीं पूछ सकते यूजीसी नेट में, क्योंकि यदि आप जाएंगे स्ट्रिक्टली कि कब पब्लिश हुआ है तो ऑलवेज आपको 1820 मिलेगा। इसलिए आप इसको मेरे अनुसार से इसको चैलेंज करें, ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि इसकी ऑफिशियल आंसर जो है वो पूरी तरह से सही नहीं है, और आधा अधूरा सही। जब आप ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं इसमें कि स्टूडेंट पूरी तरह से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप इसको चैलेंज कीजिए, मैं कहूंगा डू चैलेंज। सप्तांग थ्योरी जो है आपको पता है, इसमें ये सब नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है, तो डी वाले जो है हटा दीजिए। इसमें डी है हट गया, इसमें डी है हट गया, इसमें डी हट गया, बस एक ही बचा, तो इलिमिनेशन सीधा। ऐसे कितने ही क्वेश्चन इसमें आप देखेंगे कि एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट करने से आपको राइट आंसर मिल जाता है। हु हैज रिटन द बुक जेंडर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? हम लोग को पता है, जे आन टिकनर ने इसको लिखा है, आसान, वेरी इजी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इसको आप भूल नहीं सकते हैं, एवी डाइसी को। रूल ऑफ लॉ जो देने वाले, जो क्वाइन रूल ऑफ लॉ जो है, ये भी डाइसी ने ही दिया, ये बहुत बार पूछा जाता है, इनका ये बहुत फेमस बुक है, इसी में उन्होंने रूल ऑफ लॉ की कल्पना की है। What is the effect of globalization on food security? ये कॉमन सेंस क्वेश्चन, आप इन सबको पढ़िए, लेकिन आप इसके अलावा और कहीं आप जाएंगे नहीं, मतलब यही आपको बार बार दिखेगा, बाकी सब बहुत ही आउटलैंडिश बेकार टाइप के स्टेटमेंट है। वेल्दी कंट्रीज सब्सिडाइज एंड ट्रेड बैरियर, और ट्रेड बैरियर भी क्रिएट करते हैं, मेक इट डिफिकल्ट फॉर डेवलपिंग कंट्री टू टेक एडवांटेज ऑफ द पोटेंशियल ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर एडवांसिंग फूड सिक्योरिटी। यही एक जनरल स्टेटमेंट है जो हो भी रहा है WTO में, कैसे अपने यहाँ वो सब्सिडी रखते हैं, कम करते हैं, एग्रीकल्चरल कमोडिटी के ट्रेड को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली क्या होता है, एग्रीकल्चरल कमोडिटी डेवलपिंग कंट्री ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके प्राइस को हमेशा लो से लो रखेंगे, उस पर अपने यहाँ ट्रेड बैरियर भी रखेंगे, अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, और हमारे यहाँ जो है वो सब्सिडी कम करने की कोशिश करते हैं। इससे हमारी फूड सिक्योरिटी जो है हार्म होती है। Who wrote the paper A Discourse on the Moral Effect of Arts and Science? ये आप भूल ही नहीं सकते हैं, रूसो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
इन्होंने दूसरा डिस्कोर्स जो है इनइक्वलिटी, ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी पे लिखा था। मतलब इनका ये कहना था कि जो आर्ट एंड साइंस है ना, वो हमारे लाइफ को एक तरह से इमोरल बना रहा है, मतलब मोरल डिग्रेडेशन हुआ है आर्ट एंड साइंस के चलते। जो हमारा पहले का जो था वो नोबल सैवेज वाला, वो हमारा ज्यादा मोरल लाइफ था, जो अपने में हम जीते थे। अब हम दूसरे के नजर में जीते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करने के चलते हम लोगों ने समाज को वर्ग भेद में बांट दिया है, हायरार्की में बांट दिया है, हम लोगों ने ऊंच नीच में बांटा है। यहाँ सत्ता जो होती है वो प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए होती है, रूल जो बनते हैं, कानून बनते हैं, वो प्रॉपर्टी क्लास के प्रोटेक्शन के लिए होती है। तो सारा जड़ जो है वो प्रॉपर्टी के चलते जो हमारा मॉडर्न लाइफ है वो डिबेस्ड हो गया है, इमोरल हो गया। ओके, यहां पे जो लोकपाल से 2 क्वेश्चन इसी पेपर में है और कई पेपर में पूछा जाता है, तो इसके बारे में सब कुछ जान लीजिए। जो टिट बिट पूछा जाता है, जो फर्स्ट लोकपाल बिल जो है 1968 में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो 4th लोकसभा थी, और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले लोकसभा में शांति भूषण थे, जो उस समय शायद लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन इसमें 2 और जेंटलमैन का नाम आता है, एलएम सिंघवी का नाम आता है, जिन्होंने कि इसको पहली बार इस टर्म को क्वाइन किया था 1963 में। और उसी सब में 60 के ईस्वी सब में इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज जो किया था वो अशोक कुमार सेन ने किया था, उस समय वो एमपी थे। तो इतने सारे लोगों को आप याद रखेंगे तो आपको बन जाएगा। यहां तो 1968 है, आगे देखिएगा अशोक कुमार सेन भी आएंगे। यहां देखिए, ये बहुत आसान है, ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। मैंने कई बार आपको बताया, जॉन मैर्सियमर, ऑफेंसिव न्यू रियलिज्म, तो ए का 4, और इसी से आपको हो जाता है ये क्रैक, बाकी को मैच कर लीजिएगा। लड्डू क्वेश्चन, व्हेन एंड हु लॉन्च्ड सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ये सब लड्डू क्वेश्चन है। पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार, यही जो है डीके के भी संस्थापक हैं। द्रविड़ काजगम, जो बाद में बना डीएमके और फिर टूट के बना एआईडीएमके, वो सबका इतिहास और थोड़ा बहुत उनके नाम किसने किया जरूर याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट, करेक्ट खोजने मत लगिएगा। विथ रिगार्ड टू जयप्रकाश नारायण, अब इन्होंने जो कहा है उसको मान लीजिए। मैं कोई जयप्रकाश नारायण के थॉट को मैंने इतना डिटेल में आपको पढ़ाया नहीं है, तो उसको चूंकि ये सिलेबस में है आप जान लीजिए। इन्होंने कहा है सी और डी जो है इनकरेक्ट है, लेकिन आप गेस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे चलिए डिस्कशन नहीं करते हैं, ये दोनों को काट दीजिए, बाकी ठीक है। ही बिलीव्ड इन गारंटी फॉर फुल इंडिविजुअल सिविल लिबर्टी, आपको पता है उन्होंने सिविल लिबर्टी सोसाइटी की स्थापना भी की थी। ही बिलीव्ड इन कोऑपरेटिव फार्म, वो एक तरह के सोशलिस्ट थे, तो ये कोऑपरेटिव फार्म तो कर ही सकते हैं। और ही वॉज ए सर्वोदय लीडर, कौन कहेगा नहीं, तो इसलिए ए बी ई सही है और सी और डी सही नहीं है। Who among the following ideas are part of, ये आसान क्वेश्चन होगा क्योंकि ये सिलेबस में है। Who among the following ideas are part of cultural revolution, ये भी चूंकि सिलेबस में है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि माओ जेदांग आपके सिलेबस में है, तो उन्होंने जो कल्चरल रिवॉल्यूशन किया है। अब ये चीज कहना कि वुमेन आर रिजर्व फॉर होम मेकिंग, चाइना ऐसा नहीं करेगा। कल्चरल रिवॉल्यूशन का पार्टी, कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं। तो इसलिए डी को यदि आप हटा देते हैं तो ये तो केवल एक ही बच जाता है और वही सही है। तो इलिमिनेशन टेक्निक से आप इसको क्रैक कर सकते हैं बिना जाने हुए कि क्या सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया, सांथा नाम नहीं होगा तो डी को आप हटा दीजिए। डी को तो हटाएंगे तो 3 बचेगी, और आपको पता है ये तीनों उसमें हैं, तारकुंडे, इंद्रजीत एंड दिनेश गोस्वामी, जीवन रेड्डी को भी आप जोड़ सकते हैं। तो एबीसी इजी क्वेश्चन, ये बहुत आसान, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, ये अर्बिट में कहूंगा, लेकिन शायद कुछ लोगों के लिए नहीं, क्योंकि वुमेन जो ग्रुप है या वुमेन मूवमेंट आपके सिलेबस में है, तो कहां पे उनके ये वुमेन ग्रुप और उनके हेडक्वार्टर हैं, ये इसका आंसर है। बस आप देख लीजिए, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, आगे याद रखिए। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग सिटीजनशिप, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आप यहां देखिए, ए पर्सन लिविंग इन द स्टेट टेरिटरी इज ए सिटीजन ऑफ स्टेट, ऐसा होता है क्या कि जो भी एक टेरिटरी में रह रहा है, किसी पॉलिटिकल टेरिटरी में, क्या सभी सिटीजन हो जाते हैं? ऐसा कभी नहीं होता है। तो बी को आप निकाल दीजिए, तो बी यहां है, बी यहां है, बी यहां है, तो सीधा आपका जो है आंसर क्रैक हो गया। बाकी को देख लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बड्समैन इन पार्लियामेंट इन इंडिया, तो ये जो कॉन्सेप्ट जो है लोकपाल का किसने प्रपोज किया था, ये अशोक कुमार सेन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ओम्बड्समैन वाज फर्स्ट प्रपोज इन पार्लियामेंट बाय लॉ मिनिस्टर अशोक कुमार सेन इन अर्ली 1960, लेकिन बाद में 4th लोकसभा में शांति भूषण ने इस बिल को प्रस्तुत किया था। जन लोकपाल बिल वाज प्रपोज बाय एडवोकेट शांति भूषण इन 1968 इन द 4th लोकसभा। तो इन दोनों को याद रखिए, इन्होंने उस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया पार्लियामेंट में और शांति भूषण जी ने उस बिल को रखा है। दोनों अलग अलग बातें, यहां पे सही आंसर अशोक कुमार सेन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? कोल्ड वॉर जो है बाइपोलर है और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में है, ये ए और सी। और यहां देखेंगे तो चूंकि दो ही सही है और आपको दो मिल जाता है, पहले आपको ऑप्शन देखना है तब इसको देखना है, उल्टा देखना है। मैं तो चूंकि देख के आपको बता रहा हूं, तो इन दोनों यदि आपको मिल गया तो ए और सी, आप बाकी को आप गलत सीधा ही आप डिक्लेयर कर सकते हैं। पैरा डिप्लोमेसी, ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। पैरा डिप्लोमेसी क्या होती है जान लीजिए। ये अभी के गवर्नमेंट ने ऐसा किया है जहां पे कि जो स्टेट गवर्नमेंट हमारे, मतलब बंगाल गवर्नमेंट चाहे तो वो डिप्लोमेसी कर सकता है एरिजोना स्टेट जो यूएस का है, मतलब जो दूसरे फेडरल स्टेट के जो कंपोनेंट है उसके साथ भी आप डिप्लोमेसी थोड़ी बहुत कर सकते हैं, सीधा बाईपास करके सेंटर के, उसको पैरा डिप्लोमेसी कहते हैं। और ये आंसर कहता है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने किया और नेट भी यही कहता है, लेकिन ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अरब स्प्रिंग कहां से शुरू हुआ? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ट्यूनीसिया, आपको पता है ना, यहां जैस्मिन रिवॉल्यूशन हुई थी, ये भी पूछा जाता है। तो जैस्मिन रिवॉल्यूशन से ही 2011 में शुरुआत हुई थी अरब स्प्रिंग की, एक प्रो डेमोक्रेसी स्वतः स्फूर्त मूवमेंट, जो बाद में बदल गया अरब विंटर में, सब शांत हो गया। Who among the following was the chairman of the advisory committee of the Constituent Assembly? ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता है ये कमिटीज के कौन कौन थे। ये वल्लभ भाई पटेल थे। ये कई जगह मैंने बताया है, पूरी टेबल बता के कौन कौन किस कमेटी के थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो आपको एकदम पता है कि वो अंबेडकर जी थे, लेकिन और भी यूनियन कमेटी के लाइक नेहरू जी, स्टेट कमेटी के या प्रोविंशियल कमेटी के पटेल जी एडवाइजरी कमेटी के भी चेयरपर्सन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी? इसमें कौन मतलब ये सब ऐसा है कि ये सब क्वेश्चन आई डोंट नो किस लेवल के क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं और इसका क्या असर होगा कट ऑफ, आई डोंट नो। कमिटेड जुडिशरी कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। कमिटेड जुडिशरी क्या है कि जुडिशियरी गवर्नमेंट को कमिट हो जाए, जो गवर्नमेंट चाहे वही फैसला दे। कोई कहेगा कि ये ट्रू डेमोक्रेसी है, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। डेमोक्रेसी तभी तक जिंदा है जब तक कि जुडिशियरी एक कड़ी नजर रखती है सरकार के एक्ट पे कि वो कैसा कर रही है। यदि वो भी कमिटेड हो जाए तो क्या डेमोक्रेसी? अदरवाइज लिबर्टी, इक्वलिटी, इंडिपेंडेंस, जुडिशरी, ये दोनों एक साथ तो हो ही नहीं सकती है। इससे भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सो इट इज ए लड्डू क्वेश्चन। यहां पे भी देखिए बहुत आसान, आपको पता है कि जोन ऑफ इंडिफरेंस जो है चार्ल्स बर्नर्ड ने दिया है। ये कितनी बार मैंने बताया, तो बी का 3, और बी का 3 से ही आपका ये क्रैक हो जाता है। इसलिए ये सब सुपर सुपर इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? अब यहां पे देखिए वॉर ऑन टेररिज्म जो है वो तो यूएसए का है, तो करेक्टली है, तो ए जरूर होना चाहिए। लेकिन ए आपका जो है यहां तो खत्म हो गया, तो 50-50 तो आपने खेल लिया। लेकिन सी और डी में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। विक्टर यानुकोविच और लाइन ऑफ कंट्रोल। अब यहां कंफ्यूजन इसलिए है कि ये एलओसी है नहीं इंडिया चाइना के बीच में, एलओएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो इस हिसाब से देखिए तो चाइना जो है रॉन्ग हो जाता है, तो एक ही बच जाता है ये। यदि आप नहीं भी जानते हैं तो ये जो है अभी जेलेंस्की के पहले जो है ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे, या उससे कभी पहले फॉर्मर। तो ए और सी जो है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली, तो डिफिकल्ट या मीडियम कह लीजिए, क्योंकि एलओएसी आपको मैं कई बार मैंने बताया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? डोकलाम जो है इंडिया भूटान चाइना के ट्राई जंक्शन पे है एक प्लाटू, तो ये तो सही है। तो ए यदि सही है तो ए, तो ये खत्म हो गया। अभी आप 3 बचा हुआ है। ईस्टर डे टेरर अटैक श्रीलंका पे हुआ, हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं, तो बी जरूर होना चाहिए। तो ये खत्म हो गया, इसमें भी बी नहीं है, तो एक ही बच गया और आपका आंसर जो है वो सॉल्व हो गया। इराक नहीं है जीसीसी का मेंबर। कौन कौन है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर, आप यहां पढ़ लीजिए। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरबिया, यूएई जो है जीसीसी के मेंबर हैं। और यूक्रेन अभी नाटो का मेंबर नहीं बना है। ऑफकोर्स सारी लड़ाई उसी के लिए है। Who describes process of modernization as a multifaceted process involving change in all areas of human thought and activity? ये आपको 2 बार ये क्वेश्चन पूछ दिया। हटिंगटन ने मॉडर्नाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया है उस पर ये भी क्वेश्चन है, आगे भी क्वेश्चन। उन्होंने 9 कैरेक्टरिस्टिक बताया, उसमें से पहला यही है कि मॉडर्नाइजेशन जो एक तरह का रिवॉल्यूशन है, एकदम एक रेडिकल चेंज है ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ में। तो हटिंगटन। मीडियम क्वेश्चन। यहां देखिए रीजनलाइजेशन, ये थोड़ा सा है पिकुलियर क्वेश्चन। ए स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स शुड स्टडी द बिहेवियर ऑफ वोटर्स। चलिए इसको अभी ऐसे गोल घेरा मारिए। ए स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हैज टू डील विथ इंटायर पॉलिटिकल सिस्टम। ये ट्रू है, क्योंकि जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको सारे पॉलिटिकल सिस्टम को एक नजर से देखना पड़ता है दूसरे पॉलिटिकल सिस्टम से कंपेयर करने के लिए। अब यदि पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ वोटर कर ले तो वो पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट होता है। तो इस हिसाब से ये एक्सप्लेन कर रहा है कि यदि आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको हर एस्पेक्ट
जो है पॉलिटिकल सिस्टम का देखना पड़ेगा इंटायर, और इसलिए पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ वोटर्स को भी स्टडी करनी पड़ेगी। एक तरह से एक्सप्लेन भी करता है तो ये ट्रू भी होता है, एक्सप्लेन भी करता है तो ए जो है वो ठीक है, सही है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है सोचने में, लेकिन ओके। व्हाट इज गवर्नमेंट 2.0? देखिए गवर्नमेंट 2.0 एक्चुअली क्या है कि जब आप वेब 2.0 को गवर्नमेंट में ले आते हैं, वेब 2.0 क्या था, मतलब सोशल मीडिया, मतलब जो रिवॉल्यूशन हुई, जहां पे कि आप केवल रिसिपिएंट नहीं है इंफॉर्मेशन के, कि आप वेबसाइट पे इसलिए केवल नहीं जाते कि आपको इंफॉर्मेशन मिले, आप अपनी इंफॉर्मेशन खुद क्रिएट करने लगते हैं। यूट्यूब पे मैं क्रिएट कर रहा हूं, लोग ब्लॉग लिखने लगे, लोग ट्विटर पे अपनी बात करने लगे, मतलब आप क्रिएटर बन गए, ना कि वेबसाइट आपको नॉलेज दे रहा, आप भी जो है नॉलेज वर्ल्ड वाइड वेब पे जनरेट कर रहे हो। ये वेब 2.0 था। और गवर्नमेंट जब इस तरह का नॉलेज शेयरिंग को एक इकोसिस्टम में ले आए कि पब्लिक से पूछने लगे, पब्लिक से ओपिनियन लेने लगे, सुझाव लेने लगे, पार्टिसिपेट करने लगे, तो वो गवर्नमेंट 2.0 था। अब इन्होंने इसका कैसा कचरा टाइप का लैंग्वेज किया है, इट रेफर्स टू गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट एम टू हार्नेस इंटरेक्टिव इंटरनेट टूल्स टू क्रिएट एन ओपन सोर्स कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। आई डोंट नो ये क्या कहना चाहते हैं, शायद यही चीज कहना चाहते हैं जो यहां सही में लिखा हुआ है। तो चलिए, इससे अच्छा कोई इसमें ऑप्शन है नहीं, इसको टिक कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? अब देखिए इंडिया नेपाल के बीच में तो होता ही है, लेकिन अब देखिए नहीं, जैसे ही ऐसा हो ना, और ऐसे ऑप्शन हो और आप देख रहे हैं कि दो ऑप्शन गलत है, तो आपको पहले जाइए कौन इनकरेक्ट है। बिम्स्टेक में पाकिस्तान कभी मेंबर नहीं है, आपको पता है, एकदम नहीं है, तो डी को उड़ा दीजिए। तो ये उड़ गया, ये उड़ गया और ये उड़ गया, केवल एक ही बचा, आपको और देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इलिमिनेशन इज बेटर टेक्निक देन सिलेक्शन, याद रखिएगा। और पहले ऑप्शन को देखिए और फिर क्वेश्चन पे आइए, ये दो टिक्स को याद रखिए। हु अमंग द फॉलोइंग लुक्स एट रिवोल्यूशन एज ए स्वीपिंग फंडामेंटल चेंज इन द प्रीडोमिनेंट मिथ ऑफ सोशल ऑर्डर? अब ये बहुत ही डिफिकल्ट अर्बिट क्वेश्चन हो सकता है, ये न्यूमैन ने कहा है, बस आप जान लीजिए, और इसके बारे में रिसर्च करना है तो पढ़ लीजिए। यहां पे चूंकि बेसिक की बात आई है, तो एक आगे के लिए आप इसको बेसिक को जान लीजिए। ये क्लाइमेट चेंज जो समिट हुई थी ना कोपेनहेगन, उसमें जो 4 डेवलपिंग कंट्री थे, ब्राजील, साउथ एशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, उन्होंने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया था बेसिक के नाम से, सबका एक एक अल्फाबेट लेके, कि हम क्लाइमेट चेंज पे एक इंस्टेंस रखेंगे डेवलपिंग कंट्री का। अब यहां देखिए दो स्टेटमेंट है। कार्ल मार्क्स एग्रीड विथ हेगल दैट हिस्ट्री अनफोल्डेड इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू ए डायलेक्टिकल प्लान। कौन कहेगा नहीं? बट अकॉर्डिंग टू मार्क्स द आइडियाज वे रिजल्ट ऑफ मटेरियल कंडीशन। कौन कहेगा नहीं? एकदम बिल्कुल ये सही है, ट्रू है। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म बिलीव्स इन द इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ मैटर एंड मोशन। अब इसको यदि आप कंफ्यूज भी होना, तो इस टाइप के जनरल स्टेटमेंट को कभी आप अनट्रू मत कीजिए, मैंने बताया है आपको। तो इसलिए दोनों ट्रू है और यही सही भी है। आर्टिकल 169 किससे रिलेटेड ये पूछ रहे हैं, ये कई बार अब पूछा जा चुका है। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो स्टेट में होते हैं, 5 ही 6 स्टेट में, इंडिया में 6 स्टेट में है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सेपरेट होने के बाद, उसके क्रिएशन एबोलिशन को लेकर के आर्टिकल 169 है, याद रखिएगा। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये भी बहुत आसान है, क्योंकि इसको यदि आप पढ़ेंगे तो इससे पहले कुछ नहीं हुआ है, ये 1965-66 में हुई है। तो इसके बाद आप देखेंगे इंडो यूएस न्यूक्लियर सिविल कॉर्पोरेशन तो 2008, ये 1971, और लाहौर डिक्लेरेशन तो 1999 सब में हुई है शायद। उसके बाद ही कारगिल वॉर शुरू हो गया था, या 2000 सब में हुई होगी, वाजपेयी जी के टाइम में हुई है। तो वी से स्टार्ट करता हुआ, तो एक ही है। अभी सब तो लड्डू क्वेश्चन है, जब एक से आपका काम बन जाए तो बहुत आसान है। किसने इकोलॉजी टर्म किया, ये सब तो मैंने गाइड में भी दे दिया है, अर्नेस्ट हैकेल ने किया है। ये बायोलॉजिकल सिस्टम के तौर पे पहले ये उन्होंने किया था, इकोलॉजी, जो ह्यूमन सिस्टम जो है। आप पढ़ लीजिएगा कि इन्होंने क्यों कॉइन किया था, वो भी एक तरह से इकोनॉमिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम के तौर पे किया था, लेकिन और भी आगे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आपको केवल याद करना है किसने किया था, तब तो बहुत आसान है ये कुछ। वाइल जस्टिफाइंग द स्लेवरी एरिस्टोटल सेज। अब स्लेवरी से देखिए दो हो गया, इन्होंने कुछ और जस्टिफाई किया था स्लेवरी को भी, कहीं पर पूछा था, किस बुक में उन्होंने किया था शायद, एनीवेज। तो यहां पे एक ही मतलब पेपर में देखिए कैसे मिलते जुलते क्वेश्चन दो पूछे जा रहे हैं। हटिंगटन से 2 क्वेश्चन, इससे भी, लोकपाल से भी 2 क्वेश्चन। तो यहां पे यदि आप देखें, आप यहां आइए, इलिमिनेट करना चाहते हैं हम लोग। उन्होंने बहुत तरीके से स्लेवरी को जस्टिफाई किया था कि वो नेचुरल है, वो डिवीजन ऑफ लेबर है, वो मैनुअल जॉब करता है लेकिन शरीर से हट्टा कट्ठा है, तो वो अपने मालिक को पब्लिक जॉब जो कि दिमागी होता है उसके लिए फ्री कर देता है, उसको भी मालिक के साथ रहने में वर्च्यू मिलता है, लाइक दैट। लेकिन दैट
दे मतलब स्लेव्स आर मशीन विदाउट हैविंग एनी कैपेसिटी टू एम्प्लॉय रीजन, ये कभी उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि स्लेव कई बार अपने मास्टर से भी ज्यादा वर्चुअस हो सकते हैं, उस केस में मास्टर को कोई हक नहीं है उसको स्लेव रखने का, उसको फ्री कर, ऐसे भी फ्री कर देना चाहिए यदि उसने अच्छी सर्विस की हो तो डी को गलत कर दीजिए तो 2 खत्म हो जाते हैं, केवल ये बचते हैं। अब इसमें देखिए तो ए बी जो है कॉमन है, तो ए बी को हमको पढ़ना ही नहीं है, वो कॉमन ही होगा, केवल ये देखना है कि इसमें सी और डी में कौन सही है। तो डी तो हमने देख लिया गलत है, तो केवल सी सही है, तो आपका ये सीधा निकल आता है। ये अब ये स्टेटमेंट देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल डिवाइडेड ऑल एक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल इनटू 2 कैटेगरीज, सेल्फ रिगार्डिंग, अदर रिगार्डिंग। ट्रू है, आप बहुत आसान है आपके लिए जानना। ये जॉन स्टुअर्ट मिल सेज लिबर्टी कंसिस्ट इन नॉट डूइंग व्हाट वन डिजायर, ऐसा कोई कह सकता है? वो लिबर्टी के चैंपियन। आसान, ये ट्रू, ये फॉल्स। थर्ड, ये ऑप्शन थर्ड होता है। अब इसको जो टॉक हुए इन्वायरमेंटल या जो क्लाइमेट टॉक हुए उनको अरेंज करना है, तो आप यूएन डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट फिर दूसरी बार आ गया, 1948 में हुआ, आपको पता है 10 दिसंबर को, तो इससे पहले तो कोई हुआ नहीं है इसमें, सब उसके बाद हुए हैं। तो इसीलिए आप इसमें डी के साथ जाइए, तो डी वाले जो हैं यहाँ पे 2 हैं। उसके बाद देखिए 48 के बाद सबसे पहले क्या हुआ होगा, ये तो 1992 में हुआ है रियो समिट, ये 1966 में हुआ है, तो इसके बाद हम बी को चुनेंगे और बी इसी में है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ है, तो आसान है। यूनाइटेड किंगडम वोटेड फॉर ब्रेक्सिट, ये बहुत डिफिकल्ट इसलिए कि बहुत दिन हो गया है, हम लोग को पता है कि ब्रेक्सिट से निकला था 31 जनवरी को, लेकिन ये जानना कि इन्होंने 2016 में ही वोट किया था, ये तो मुझे भी याद नहीं था, इसलिए ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है एक तरीके से। Which of the following are not a characteristic of the modernization process according to Huntington? वही मैं बोल रहा था, हंटिंगटन का मॉडर्नाइजेशन भी 2 बार पूछ दिया इन्होंने, तो इसके 9 कैरेक्टरिस्टिक थे, आप पढ़ लीजिएगा, और इसमें एक ही कैरेक्टरिस्टिक इसमें नहीं है, वो है कि ये रिवर्सिबल नहीं इरिवर्सिबल है, तो इसीलिए बी को, ओनली बी को आप काट दीजिए, बाकी तीनों सही है। रिवोल्यूशनरी है, होमोजेनाइजिंग है और कम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत चीज इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, मैंने आर्टिकल का लिंक दिया है। ये तो मैं कुछ देखने वाला भी नहीं हूं, पता नहीं ये क्या जन सुनवाई की बात करते हैं। यूपी में कोई पोर्टल है, मैंने नेट पे देखा, वो क्यों इन्होंने पूछा है आई डोंट नो, मोस्ट अर्बिट इसको आप कह सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन से बचिए, एग्जाम में भी एग्जाम के बाहर भी। रेस्ट इन पीस। हु टॉक्ड अबाउट सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म, ये मैंने आपको पढ़ाया है। नेशनलिज्म की बुराई करते हुए जो सिंथेसिस ऑफ ऑल कल्चर नेशन की जो बात करते हैं वो टैगोर करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वो प्रेसिडेंट का काम करते हैं तब उनके बारे में कौन सी बात गलत है? देखिए, जब वो प्रेसिडेंट का काम करते हैं ना वाइस प्रेसिडेंट, तो वो राज्यसभा के चेयरपर्सन नहीं रह जाते, तो इसीलिए ही विल नॉट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन, सही है ये। ही विल नॉट बी इंटाइटल्ड फॉर एनी सैलरी रिलेटेड टू चेयरमैन ऑफ काउंसिल, सही है। ही विल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये तो बिल्कुल ही सही है, नहीं और करेंगे, तो इसलिए एक ही सही बचता है, ही विल परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन, ये गलत है। चूंकि यहां पे पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो यही इनकरेक्ट है और यही सही ऑप्शन है, इजी। Which among the following instruments of direct democracy are functional in Switzerland? ये मैंने अभी हाल में ही बहुत बार बताया है। लैंडजेमेंडे जो है वो एक तरह का डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सब लोग टाउन हॉल में जमा होते हैं कैंटोन में, हाथ उठा के पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं। रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, ये सब जो है, तो ABCD ऑल सही। कोई भी मनी बिल जो है वो प्रस्तुत नहीं किया सकता लेजिस्लेटिव असेंबली में या पार्लियामेंट में बिना गवर्नर या प्रेसिडेंट के अनुमति के, ये बहुत ही आसान है, हम लोग जानते हैं इसको, इसीलिए यहां चूंकि लेजिस्लेटिव असेंबली इसलिए यहां गवर्नर होगा। इट इज गेटिंग हार्डर टू रन ए कॉन्स्टिट्यूशन देन टू फ्रेम वन, ये वुड्रो विल्सन ने कहा था, बहुत फेमस उनका स्टेटमेंट है। अरेंज द फॉलोइंग स्कीम बाय ऑर्डर ऑफ लॉन्चिंग ईयर, ये भी आसान है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले जन धन योजना लॉन्च हुआ था, PM जन धन योजना, तो C से शुरू होता हुआ केवल एक ऑप्शन, उसके बाद देखिए आप खुद ही इसको याद कर लीजिए, उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर जो है डिमोनेटाइजेशन 1916 में, और फिर शायद 17 में जो है, या 18 चेक कर लीजिएगा, GST लॉन्च हुआ था। ओपन डोर पॉलिसी आपको पता है डैंग जियोपिंग ने चाइना में लाया था। ओपन डोर पॉलिसी मतलब चाइना को उन्होंने खोल दिया था, इकोनॉमी ओपन, पॉलिटिकली ओपन, मॉडर्नाइजेशन एंड कैपिटलिज्म को एक तरह से एम्ब्रेस करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड?
सेकंड सेक्स जो है आपको पता है, ये बुक को कैसे आप भूल सकते हैं, सिमोन डे beauvoir का। तो बी निकाल दीजिए, जहां जहां भी ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, तो सीधा एक ही बचा और आपको देखना ही नहीं है, डैम इजी लड्डू, एक ही से एलिमिनेट हो गया। और कितने ऐसे एक से एलिमिनेट हुए आप जरा देखिए इस पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कॉज्ड द ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। अब यहां पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, जिसको मार्बल केक फेडरलिज्म भी कहते हैं। अभी आपने देखा डीयूटी में पूछा गया था, जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करते हैं, मतलब फेडरेटिंग यूनिट और फेडरल गवर्नमेंट मिलकर काम करते हैं। तो यूनियन स्टेट कोलैबोरेशन इकोनॉमिक मैटर्स तो होगा, तो ए तो जरूर होगा, तो ए इसमें है, इसमें है, तो ये दोनों तो खत्म हो गया। अब यहां पे देखेंगे सी या डी में कौन सही है। तो कंपल्सन ऑफ डेवलपमेंटल फाइनेंस, इसका मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट करने के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं। इसमें यदि आप कॉपरेट नहीं करोगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज पूल नहीं होगी, तो आपका नहीं हो पाएगा। लेकिन डायनेमिक्स ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी रियली सही है। अभी क्या होता है, चूंकि आपको स्टेट में अलग पॉलिटिकल पार्टी का शासन है, जैसे बीजू जनता दल का शासन है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी का शासन है, कई बार बीजेडी की जो है हेल्प चाहिए होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को राज्यसभा में बिल पास कराने में, तो इससे भी कोऑपरेशन पैदा होता है, स्वार्थ का कोऑपरेशन। तो ये भी सही है, इसको कैसे हटा सकते हैं, लेकिन इन्होंने हटाया है। आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, बेसिकली इन सबको चैलेंज करना डिफिकल्ट, लेकिन मेरे अनुसार से दोनों सही है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए ए और सी जो है वो ज्यादा सही हो जाएगा। अब लास्ट में जो है दो पैसेज टाइप के थे, एक मैंने आपके लिए किया है, दूसरा मैंने आपके लिए छोड़ दिया, क्योंकि ये बहुत ही आसान है और उसमें इतनी ज्यादा टेक्स्ट था कि एक उसको पढ़ना भी मुश्किल था, और इतना आसान है कि मुझे नहीं लगा कि उसको उसमें और टाइम जो है मुझे देना चाहिए। अब यहां पे देखिए, ये पैसेज जो है वो ग्लोबलाइजेशन 1.0 से लेकर 4.0 की बात करता है, डिफरेंट पीरियड में, और इसके सारे क्वेश्चन इतने आसान है कि आप इसको मिस कर ही नहीं सकते हैं। इसी तरह से गुड गवर्नेंस पे लास्ट पैसेज है, वो भी उतना ही आसान होगा, मैंने उसके क्वेश्चन भी देखे नहीं। अब यहां पे देखिए कि इसको कैसे हम करते हैं, इसको क्रैक कैसे करते हैं, समझिए। पहले इसको बहुत तेजी से आप पढ़ते हैं, बहुत तेजी से, लेकिन गौर से, लेकिन आप इसको ब्राउज करते हैं, नहीं पन्ना पलटते हैं न्यूज़पेपर का, उस टाइप से पढ़ते हैं। पढ़ लीजिए और फिर आप आगे बढ़िए और पीछे मुड़मुड़ करके आप देखेंगे। तो जब यहाँ पे कुछ कुछ, चूंकि अब लौट के मैं नहीं आ पाऊंगा, तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग है वो किस कंट्री में होती है। यहाँ दिया हुआ है कि डावोस में हुई थी, और अब यहाँ ये नहीं दिया है कि डावोस स्विट्जरलैंड में है, तो आपको ये जानना पड़ेगा अपने अदर नॉलेज से कि डावोस जो है स्विट्जरलैंड में है। एक क्वेश्चन इससे पूछा है। देन इन्होंने ग्लोबलाइजेशन 1.0 2.0 का टाइम पीरियड पूछा है। देखिए, ये कहता है कि ग्लोबलाइजेशन 1.0 जो है वो 1820 से लेके वर्ल्ड वॉर 1 जो खत्म हुआ 1990 तक जो है वो 1.0 था। 2.0 जो है वो कोल्ड वॉर का टाइम था, पूरा कोल्ड वॉर 2.0। ये कहते हैं कि उस पीरियड में, कोल्ड वॉर पीरियड में, सबसे ज्यादा फायदा G7 या डेवलप्ड कंट्री को हुआ, जो बहुत अमीर हो गए, जिसको कि एक हिस्टोरियन जो है वो कहते हैं ग्रेट डाइवर्जेंस। ये कहते हैं कि दोनों ही दिस टू पीरियड, मतलब ग्लोबलाइजेशन 1 और 2 दोनों में डेवलप कंट्री जो है अमीर बने, इस पे एक क्वेश्चन पूछा है। देन ये कहता है कि ग्लोबलाइजेशन 3.0 जो है 1990 से लेकर के, और लगभग जो ये पीरियड है 1920, मतलब करीब 30 साल का पीरियड आप कह सकते हैं, जो न्यू ग्लोबलाइजेशन है 3.0, जिसमें कि डेवलपिंग कंट्री अब ऊपर उठते हैं, वहां मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो अमीर होते हैं। और अब लेटेस्ट जो है वो ग्लोबलाइजेशन 4.0 है, जो एक नया एक इकोसिस्टम दे रहा है, कंप्यूटर बेस्ड, वर्चुअल वर्कर, टेली माइग्रेंट, जो कहीं भी रह के कहीं के लिए काम करते हैं, रहते हैं इंडिया में, काम करते हैं जापान के लिए, अमेरिका के लिए, ये कहा है, और वो एक अलग टाइप का है। इन्होंने बीच में एक और क्वेश्चन पूछा है कि जो ग्लोबलाइजेशन 3.0 में 6 कंट्री उभर के आते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे, उसको I6 कहा है, उसमें चाइना, कोरिया, इंडिया, पोलैंड, इंडोनेशिया, थाईलैंड है। इतना जो है, इसी से क्वेश्चन 5 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो आप लौट लौट के जाएंगे तो उसको आप खोज पाएंगे। पहला है कि टर्म ग्रेट डाइवर्जेंस रिलेटेड टू, तो हम लोगों ने देखा कि ग्लोबलाइजेशन 1.0 और 1.2.0 इन दोनों को जो है ग्रेट डाइवर्जेंस कहा गया है, मतलब वहां पे इनइक्वलिटी बढ़ी, डेवलपिंग नेशन में, डेवलप्ड नेशन G7 के ज्यादा रईस होते चले गए। तो ए और बी। अब ये पूछ रहा है कि जो एनुअल, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग कहां पे होती है, तो स्विट्जरलैंड होती है। आपको ये जानना है कि डावोस स्विट्जरलैंड में है। ये है ग्लोबलाइजेशन 2.0 स्टेटमेंट है 1। 2.0 बिगेन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 एंड इंडेड अराउंड 1990। तो वर्ल्ड वॉर, ये गलत है, वर्ल्ड वॉर 2 होता तो सही हो जाता।
तो ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और ग्लोबलाइजेशन 2.0 सॉ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, कौन नहीं जानता, उसी पीरियड में सारे ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, क्योंकि ये पीरियड है 1945 से लेके 1990 तक का, तो उसी में बने हैं, तो ये ट्रू है। तो इसमें क्या आ गया, ये स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट 2 इज करेक्ट। अब यहां पे देखिए मिलाना है आपको, I6 में चाइना था, इंडिया भी था, तो आप इससे A का 3 से मिलाइए, तो इससे आप 50-50 खेल लिया, इसको खत्म कर दीजिए। अब यहाँ G7 इटली G7 कंट्री है, C का 1, तो C का 1 से आप इसमें कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन दोनों में C का 1 है। तो चलिए एक और देखते हैं, इमरजेंस ऑफ रिमोट वर्किंग जो है ग्लोबलाइजेशन 4.0 में होती है, जो टेली वर्कर, ये टेली माइग्रेंट, तो D का 4, तो D का 2, तो D का 2, तो यहां पे आपको क्रैक हो जाता है। द टर्म टेली माइग्रेंट इज रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन 4.0, ये भी हम लोगों ने देखा लास्ट में। सो डियर स्टूडेंट, क्या दिखता है ये पेपर में? इससे पहले कि आपको मैं एक रिचुअलिस्टिक थैंक यू और आपको रिक्वेस्ट करूं ब्ला ब्ला, उसके पहले जरा सा सोचिए कि ये पेपर देख के आपको कैसा लगा, और यदि DUET से कंपेयर करें, जो मेरे स्टूडेंट DUET दिए हैं उनको कैसा फील हो रहा होगा कि ये कौन सी दुनिया है, कौन सी एग्जामिनेशन सिस्टम है कि आप 8वें क्लास के बच्चे को जो है 12वें क्लास से ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछते हैं और कहते हैं कि कंपटीशन है। ये क्वेश्चन ईजी है। अब आप बोलेंगे सर कितना कट ऑफ जाएगा, बहुत डिफिकल्ट है, इनको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। नॉर्मलाइज मतलब क्या होता है, मतलब जब डिफिकल्टी लेवल इतना वैरी करता है तो आपको जो क्वेश्चन जो आएंगे ना एक्चुअल, उसमें शायद इनको कुछ नॉर्मलाइज करना होगा, उनको मतलब वे इन करना पड़ेगा, पता नहीं। मुझे लगता है कि ऐसे पेपर में कट ऑफ 70 के ऊपर जरूर जाएगा, ये मेरा अपना मानना है, उससे भी ज्यादा जा सकता है, आई डोंट नो, बट इट वॉज ईजी। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि इस टाइप के ही पेपर आने चाहिए, ये भी मैं बोलूंगा। भले इसमें कट ऑफ 80 के आसपास जाए, लेकिन इससे स्टूडेंट को अच्छा लगता है, पढ़ने वाले स्टूडेंट को अच्छा फील होता है। DUET में लोग निराश होते हैं, हताश होते हैं, वो कोई अच्छा वे नहीं है। एग्जामिनेशन घट करके 60-70 क्वेश्चन का रह जाता है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर रहा है, तो फिर तो बेकार ही हो गया। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इस तरीके से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जवाब देता हूं। और जो अब आगे तैयारी करें UGC नेट की, यदि आपने अभी तक गाइड डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स। आप पढ़ेंगे तब पता लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड हैं, बहुत ही आसान ईजी वे में रिवाइज करने के लिए। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इंडिया पाकिस्तान मैच आने वाला है, मैं भी एक्साइटेड हूं, आपको पता है मुझे क्रिकेट पसंद है, आप भी देखिए, और बेस्ट ऑफ लक, हमारा कंट्री जीते। और एक बात मैं और बोलूंगा कि सिर्फ 2 के क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं, मैं आंसर के लिए वेट कर रहा हूं, यदि वो मिल जाते हैं तो मैं उसको भी एनालाइज करूंगा, मे बी टुमारो, क्योंकि टाइम है अभी आप चैलेंज करने के लिए। आज कितना है, 23rd 24th, तो आज शाम में तो शायद पॉसिबल होगा कि नहीं, दिवाली है, लेकिन कल सुबह मैं जरूर कर दूंगा जिससे आप चैलेंज कर सकें। ओके, बाय, सी यू अगेन।